दोस्तों नमस्कार। हम रोज की ज़िंदगी में कई लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से बातें करते हैं, मिलके अच्छा लगता है, मुस्कुराते हैं, गुस्सा होते हैं। पर इन सब के लिए हम एक माध्यम चुनते हैं, वो होती है भाषा। अपनी भाषा कैसे सुधारें, इस टॉपिक पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। आप अपनी भाषा को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? क्या आप कभी मेहनत करते हैं, किसी से शब्दों के अर्थ पूछते हैं, किसी से वाक्यों के विन्यास को लेकर चर्चा करते हैं, या फिर आप उन लोगों में से हैं जो गलत लिख लेते हैं, सही नहीं बोल पाते हैं, मगर इस कमजोरी को पूरे जीवन भर छिपाते रहते हैं? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपसे कोई युवा है या आपसे कोई बुजुर्ग है या आपका कोई समकक्ष है, पूछा कीजिए शब्दों के मायने, वाक्यों के विन्यास के बारे में और व्याकरण के बारे में भी। वरदान से भाषा नहीं आती है। भाषा चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान हो, अभ्यास से आती है। लगातार दैनिक वाचन करते करते किसी को भी लग सकता है, और ये भ्रम मुझे भी हो सकता है, कि हम भाषा के कोई सिद्धस्त विज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं, मगर ये सही नहीं है। रोज रोज बोलने के क्रम में भी हम भाषा को लेकर गलतियां करते जाते हैं। कई बार शब्दों का उच्चारण ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत कम समय का होता है, इसलिए कई बार पता नहीं चलता है। कई बार शब्दों पर जोर गलत पड़ जाता है तो सारी खूबसूरती मिट जाती है। तो इसे ठीक कैसे किया जाए? तो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हर तरीके में प्रयास है, मेहनत है, श्रम है। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। जिंदगी रील नहीं कि 1 मिनट में आपने रील बनाई और उसके लाइक्स हिट्स को देखकर आपने अपनी कामयाबी का फॉर्मूला निकाल लिया। तो कई तरीके हैं, हम भी कोशिश करते हैं। तो आज लगा कि इस पर हम आपसे बात करें। राजकुमार केसवानी हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी के रास्ते से एक ऐसे पत्रकार होकर गुजरे जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कुछ बातें मुझे बहुत पसंद थी। एक तो उनकी भाषा, और एक पत्रकार के रूप में जिस तरह से वो लाइब्रेरी बनाते थे अपने दस्तावेजों की, जगह जगह से जुटाई गई किताबों की, और पत्रिकाओं की, जिन पत्रिकाओं को आप बेकार समझकर फेंक दिया करते थे, राजकुमार केसवानी उन्हें सहेज लिया करते थे। तो कई बार उनका बोला हुआ, उनका लिखा हुआ बहुत ध्यान से पढ़ता रहा हूं, ताकि अपनी भाषा में सुधार कर सकूं। आज दोपहर भी उनकी भेजी गई आखिरी किताब, शायद आखिरी किताब, ये कशकोल है, पढ़ रहा था। तो अचानक से मैं बोलते बोलते पढ़ने लगा, और ये मैं महसूस कर रहा था कि कई शब्दों का उच्चारण कई दिनों से सही तरीके से नहीं किया। हो सकता है आज भी ना कर पाऊं। तो मैं झट कैमरे के सामने आ गया। मुझे लगा कि एक हिस्सा पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि जिस अंदाज में वो लिख रहे हैं, उस अंदाज में मैं बोल पाता हूं या नहीं। राजकुमार केसवानी लिखने में उस्ताद तो थे, जब बोलते थे तब भी उसमें रस भर देते थे, और ये रस किसी दैविक शक्ति से नहीं, परमात्मा के किसी वरदान से नहीं, बल्कि अपने जीवन भर के श्रम की बदौलत वो भरते थे। तो यहाँ श्रम, प्रयास हमेशा याद रखिएगा, शॉर्टकट लाइफ में होता नहीं। तो इस किताब की भूमिका में दिल की बातें में लिखते हैं। देखिए वो किस तरह से लिख रहे हैं, नाम किताब का किस तरह से रखते हैं, उसकी बात लिखते हैं, दिल की बातें। सुबिल आखिर तय पाया कि इस कारनामे का नाम कशकोल रहे। सच तो यह है कि जब जब अपनी लिखी किसी किताब को कोई नाम देने की बारी आई, हर बार दिल ने यही नाम सुझाया, लेकिन अक्ल के ठेकेदार दिमाग ने बहका बहका कर कोई होशियार सा नाम रखवा लिया। इस झगड़े की वजह यह कि दिल मानता है
कि मैंने अब तक जो कुछ भी लिखा है मुझे इसी दुनिया के लोगों से ही हासिल हुआ है। कभी माजी में खो चुके दानिश्वर, कभी आसपास की दुनिया के हमअस्र, हम उम्र और हम सफर लोग। दिमाग को गुरूर है कि उसने अपने अक्ल के कारखाने में इस तमाम हासिल को बरसों प्यार से पाला है और नए सांचे में ढाला है। लिहाजा उसी के नाम से जाना जाए। इन तमाम दलीलों का इस बार मुझ पर कोई असर नहीं होगा। लिहाजा फैसला कशकोल पर ठहरा। कशकोल भिक्षा पात्र, फकीर का तुम्बा। 13वीं सदी के सूफी संसार में इस कशकोल को कश्ती का भी नाम दिया गया। और हाँ, फकीर का यही पात्र शराब का प्याला भी बन जाता है। यहाँ इस कशकोल में मैंने चुप चुप कर और चुन चुन कर अदब के जगमगाते सितारों की दुनिया से दाने जमा किए हैं और उनकी एक छोटी सी तस्बीह बनाने की कोशिश की है। इस एक एक दाने को चुनकर जिस घोंसले में जमा करता रहा, उस घोंसले को दुनिया पहल के नाम से जानती है। इस रिसाले के मुदीर बल्कि रूहे रवां ज्ञान रंजन मेरे बुजुर्ग अजीज साथी न जाने क्या क्या। सो उनको शुक्रिया कहकर इन एहसासात का कद छोटा नहीं करूंगा। बस अब और क्या कहूं, उसका शुक्रिया अदा कर दूं जो बिना मेरे इस लिखे को पढ़े ही जानता है कि मैं क्या लिख रहा हूं। मुस्कुराओ कि मैं इस घड़ी तुम्हारी तरफ ही नजरें गड़ाए आसमान देख रहा हूं। राजकुमार केसवानी। तो इस तरह से उनके लिखने का अंदाज था और दावा नहीं करते थे कि वो सब कुछ जानते हैं, मगर लिखते समय जो उनकी खोजबीन की जो दुनिया थी बहुत अलग तरह की थी। हम सब बहुत जल्दी सब कुछ पाने की होड़ में हैं, ये बात हर दौर में कही जाती है, लेकिन हर दौर में ऐसे लोग होते ही हैं जो सब कुछ पाते हैं या नहीं पाते हैं, मगर उनकी प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है, मुश्किल होती है, असंभव सी लगती है। तो अब वो इस किताब में कलंदर कलमकार पंडित रतननाथ सरशार के बारे में लिख रहे हैं। जिस तरह से लिख रहे हैं मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये बुक रीडिंग है एक तरह से। दिल टूट गया सुनते ही गुफ्तार किसी की, सुनता ही नहीं अब ये मेरा यार किसी की। पीने पे जब आते हैं तो फिर बस नहीं करते, मैं खाने में सुनते नहीं सरशार किसी की। तो इनका ब्यौरा वो दे रहे हैं। आगे लिखते हैं, जिन लोगों ने उर्दू अदब को अपने इल्मो हुनर से एक अज़मत बख्शी है और नई राहें ईजाद की हैं, उन्हीं में से एक बेहद नुमायां नाम है पंडित रतननाथ सरशार का। काबिले तहसीन बात यह है कि इस नाम को एक आवाज़ देते ही फौरी तौर पर इन्हीं के अंजाम दिए गए एक कारनामे का नाम यक बयक फिर से। जिन लोगों ने उर्दू अदब को अपने इल्मो हुनर से एक अज़मत बख्शी है और नई राहें ईजाद की हैं, उन्हीं में से एक बेहद नुमायां नाम है पंडित रतननाथ सरशार का। काबिले तहसीन बात यह है कि इस नाम को एक आवाज़ देते ही फौरी तौर पर इन्हीं के अंजाम दिए गए एक कारनामे का नाम यकबयक एक तस्वीर बनकर सामने आ खड़ा होता है। फसानाए आज़ाद। हिंदुस्तानी अदब के लिहाज से 19वीं सदी एक बेहद अहम दौर रहा है। इसी दौर में भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य की नींव मजबूत करने में लगे थे, तो तकरीबन उसी वक्त बंगाल में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला साहित्य को एक नए अंदाज में तराशने में मशगूल थे। ठीक यही वक्त था जब लखनऊ में पंडित रतननाथ दर सरशार उर्दू अफसाना नवीसी की बुनियाद में पहली मजबूत नींव
पहली मजबूत ईंट लगा रहे थे। हैरत की बात है कि जहां पहले दो हजरात को उनके काबिले दाद कारनामों के एवज में अदब के सरताज मकाम पर जगह देकर कसीदे लिखे गए, लेकिन सरशार के बेमिसाल कारनामे को बगल में दबाए दबाए एक मानी खेज खामोशी इख्तियार कर ली गई। उर्दू में इस नाइंसाफी के खिलाफ कुछ आवाजें गुजरे 100 बरस में कभी कभी जरूर सुनाई दी हैं। फसानाए आजाद उर्दू के अफसानवी अदब में एक बेनजीर तख्लीक का दर्जा रखता है। इसे जो शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई वह उर्दू की कम किताबों को नसीब हुई है, लेकिन अफसोस है कि इसके मुसन्निफ पंडित रतननाथ सरशार के हालाते जिंदगी की तहकीक पर बहुत कम तवज्जो दी गई, जिसका नतीजा है कि उनकी जिंदगी के बारे में बहुत सी तफसीलात अब तक पर्दाए खफा में है। हिंदी साहित्य ने अक्सर उर्दू अदीबों को न सिर्फ पूरी इज्जत एहतराम से नवाजा है और याद किया है, लेकिन सरशार में जरा कम ही दिलचस्पी दिखाई है। वह भी तब जब हिंदी के सबसे बुलंद पाया लेखक मुंशी प्रेमचंद ने इस हरफन मौला इंसान की तख्लीक को इबादत की हद तक इज्जत दी। खासकर फसानाए आजाद का नशा उन पर इस कदर छाया कि उसका तर्जुमा हिंदी में आजाद कथा किए बिना नहीं रह सके। बाद में उन्होंने सरशार की कुछ और किताबों सैरे कुहसार और जामे सरशार के तर्जुमे भी किए। उस वक्त मेरी उम्र कोई 13 साल की रही होगी। हिंदी बिल्कुल नहीं जानता था। उर्दू के उपन्यास पढ़ने लिखने का उन्माद था। मौलाना शरर, पंडित रतननाथ सरशार, मिर्जा रुस्वा, मौलवी मोहम्मद अली हरदोई निवासी उस वक्त के सर्वप्रिय उपन्यासकार थे। इनकी रचनाएं जहां मिल जाती थीं, स्कूल की याद भूल जाती थी और पुस्तक समाप्त करके ही दम लेता था। पंडित रतननाथ सरशार से तो मुझे तृप्ति ही नहीं होती थी। उनकी सारी रचनाएं मैंने पढ़ डाली। मेरी पहली रचना मुंशी प्रेमचंद, ये उसका हिस्सा है जो राजकुमार केसवानी लिख रहे हैं। इस बात को और खुलकर उन्होंने यह भी तस्लीम किया है कि उनकी लेखनी पर सरशार और शरद चंद्र का असर ज्यादा और टैगोर का बहुत कम है। यह एक अजब सी हकीकत है कि गैर मामूली किस्म की शख्सियत अक्सर गैर मामूली हालात में ही पैदा होती रही है। पंडित रतननाथ सरशार की पैदाइश भी इंतहाई गैर मामूली दौर में ही हुई। पैदाइश की किसी यकीनी तारीख की गैर मौजूदगी में भी यह कमोबेश मान लिया गया कि सरशार की आमद नवाब वाजिद अली शाह के वालिद नवाब अमजद अली शाह के दौर में अंदाजन 1846 में हुई होगी। लिखने का क्या खूब तरीका है। आगे लिखते हैं, इस राय की बुनियाद में उनकी तारीख वफात 27 जनवरी 1902 है, जिस वक्त उनकी उम्र 55-56 बरस बताई गई थी। सरशार का खानदान कश्मीरी पंडितों का खानदान है जो किसी वक्त जरियाए माश की तलाश करते लखनऊ में आ बसा था। सरशार अभी 4 बरस के ही थे कि पिता पंडित बैजनाथ दर चल बसे। अब उनकी परवरिश की जिम्मेदारी उनकी मां के सर आ पड़ी, जो उन्होंने बखूबी निभाई। उस दौर के तमाम बच्चों की तरह सरशार की तालीम का सिलसिला फारसी और अरबी के साथ शुरू हुआ। घर के आसपास बसे मुस्लिम घरों में बेरोक टोक आने जाने और उन घरों की औरतों की बोलचाल की जबान सुनने और सीखने का सुनहरा मौका मिला। सुनहरा मौका इस मायने में कि यही जबान सरशार के अफसानों, खासकर फसानाए आजाद की बड़ी ताकत साबित हुई। तो हम भाषा कैसे कैसे कहां से सीखते हैं, इसका वर्णन इसमें मिलता है।
आगे लिखते हैं, अंग्रेजी का दबदबा भी इसी दौर में कायम हो चुका था, लिहाजा स्कूल के बाद से ही अंग्रेजी में भी काबिलियत हासिल करने का जुनून सवार हुआ, जो कैनिंग कॉलेज में दाखिले के साथ ही परवान चढ़ा। कुछ हालात की नासाजगारी और कुछ मिजाज में नापायदारी की वजह से सरशार कॉलेज से बिना कोई डिग्री हासिल किए ही निकल आए। इस जगह महज सरशार के किरदार में मौजूद बोहेमियन असरात की गहराई की एक झलक देखना लाजमी हो जाता है, क्योंकि इसी तर्ज़े जिंदगी ने उनकी जिंदगी की राहें तय की। जिगर बरेलवी साहब का बयान है कि राकिमुल हुरूफ के वालिद आंजहानी कुंवर कन्हैया लाल कपूर सरशार के साथ इस कॉलेज में हम सबक थे। वह फरमाया करते थे कि उस्तादों ने रतन नाथ को आजाद कर रखा था। नंगे सर, बाल बिखरे हुए, अचकन के बटन खुले हुए, अजीब लाइब्लियाना अंदाज से क्लास में आते थे। लाइब्लियाना अंदाज मुझे इस वक्त नहीं मालूम। पढ़ने लिखने से कुछ सरोकार नहीं था, ऐसे में डिग्री कैसे मिलती? सरशार के बारे में इस बयान के पीछे वह बेबयान हालात दिखाई दे जाते हैं, जिन हालात से गुजरकर वह कॉलेज के दरवाजे तक पहुंचा होगा। बाज वक्त इंसान के आमाल जिंदगी उसकी अनकही दास्तान बयान करते हैं। सरशार ऐसे ही लोगों में से एक था। फिराक गोरखपुरी कहते हैं, सरशार उर्दू के पहले यथार्थवादी कलाकार है। फसाना-ए आज़ाद में उन्होंने लखनऊ का ही सजीव चित्रण नहीं किया, बल्कि 19वीं सदी के उत्तर भारत की पूरी सभ्यता का ऐसा पूर्ण चित्र उपस्थित किया है और प्रकारांतर से अंतर्राष्ट्रीय मामलों को भी इस तरह पेश कर दिया है कि देखकर आश्चर्य होता है कि एक ही उपन्यास के अंदर यह सब कैसे आया। विदेशियों के जीवन को उनकी कल्पना अच्छी तरह चित्रित कर सकी, लेकिन लखनऊ अपनी पूरी मस्तियों के साथ देखने को मिल जाता है। पुराने बिगड़े रईसों की हास्यास्पद दशा, अभिजात वर्ग के घरानों के रीति रिवाज और महिलाओं का जीवन, बाजार, मेले ठेले, फक्कड़, चोर उचक्के, डाकू, जमींदार, मौलवी, पंडित, साधु, सभी की जीती जागती तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं। फसाना-ए आज़ाद तथा सरशार के अन्य उपन्यासों का साहित्यिक ही नहीं, ऐतिहासिक महत्व भी बहुत अधिक है। सरशार ने यह तो दिखा ही दिया कि वे हर प्रकार की भाषा, यहाँ तक कि अशिक्षितों की गलत उर्दू, बंगालियों की टूटी फूटी उर्दू और गांव वालों की अवधि भी अधिकार पूर्वक लिख सकते हैं। साथ ही कमाल यह है कि उनके चरित्र वैभिन्य का भाषा वैभिन्य भी पूरे सामंजस्य के साथ है। उनकी अरबी, फारसी, अवधी सब अपनी अपनी जगह जमी हुई है और उनके चरित्र चित्रण को उभार कर रख देती है। ये फिराक गोरखपुरी कहते हैं सरशार के बारे में। राजकुमार केसवानी आगे लिखते हैं कि यह सचमुच एक हैरान कर देने वाली बात भी है और इंसानी जहन की कुव्वत का नमूना भी कि सरशार को हजारों के लाखों मुहावरे और शेर जुबानी याद थे। फसाना-ए आज़ाद ही नहीं बल्कि उनके बाकी उपन्यासों में भी हर दूसरे सफ़े पर उर्दू, फारसी के ढेर सारे शेर और मुहावरे कहानी के किरदारों के मुंह से मौके की मुनासिबत और ज़रूरत के हिसाब से आते जाते हैं। कहीं कहीं शायद जहां सरशार को कोई मुनासिब शेर नहीं मिला तो अपनी शायरी कुव्वत का इस्तेमाल कर एक नया शेर ही लिख डाला। फसाना-ए आज़ाद अगस्त 1878 से जनवरी 1880 तक बाकायदा छपता रहा। इस एक फसाने की वजह से अवध अखबार की बिक्री में जबरदस्त इजाफा हुआ। बाद में जब यह फसाना किताब की शक्ल में शाया करने का फैसला हुआ तो तकरीबन 3000 से ज्यादा सफ़े मौजूद थे। इन 3000 सफ़ों को 4 हिस्सों में बांटकर छापा गया। किताब की शक्ल में
तब से यह सिलसिला 125 साल के बाद भी अभी तक कायम है। फसानाए आजाद लिखकर उर्दू जबान के लिए आपने एक मसीहाई कारनामा कर दिखाया और इसमें एक नई रूह फूंक दी। यह बात हौसला बढ़ाने और दिलासा देने वाली है कि आप एक कदीम और खूबसूरत लेकिन बेयारो मददगार जबान के मद्दाह हैं। मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र बजा लाता हूं, गलत बोला, मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र बजा लाता हूं। मैं नहीं जानता कि आपके इस कारनामे की किस तरह तारीफ करूं, सिवाय इसके कि मैं शेरी जबान में कुछ लिख भेजूं। किशन प्रसाद ने खुद भी सरशार को शुरुआत में खूब तवज्जो दी और उनसे खूब काम भी लिया। एक अदबी रिसाला दबदबाए आसिफी निकालना शुरू किया, लेकिन बाद के दिन सरशार निहायत तकलीफ में रहे। किशन प्रसाद ने अचानक ही किसी बात पर खफा होकर उन्हें नौकरी से अलहदा कर दिया। वादों के मुताबिक रकम भी नहीं मिली। एक दौर का खूबसूरत कद्दावर दिलकश इंसान जिसके सर पर महज हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। मुनासिब इलाज की गैर मौजूदगी में जिस्म खोखला होता चला गया और 27 जनवरी 1902 को ये सारे मर्ज और सारे दर्द खत्म हो गए। बस रह गया एक फसानाए आज़ाद बाकलम पंडित रतननाथ सरशार। रतननाथ सरशार की ये गज़ल हाले जुल्फ रसा नहीं मालूम, इब्तिदा इंतहा नहीं मालूम, जिनको नशा हो बादशाही का उनको हाले गदा नहीं मालूम। तो आपने देखा राजकुमार केसवानी ने एक शायर का वर्णन किस तरह से किया है, वो किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और किन प्रसंगों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैंने इनके लिखे हुए को पढ़ने में बहुत बेहतर तो नहीं किया, ईमानदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि पहली बार कैमरे के सामने ही पढ़ रहा था इसके कई हिस्सों को। इसे और बेहतर तरीके से पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जाना चाहिए। ये तभी होगा कि जब आप किसी के लिखे हुए को बहुत ध्यान से और बार बार पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भाषा सुनने के लायक हो और आपको पढ़ना आए, आपको लिखना आए, तो आपको ऐसे किसी प्रसंग, किसी साहित्यकार, किसी लेखक को चुनना होगा। अपनी अपनी पसंद के साहित्यकारों को आप चुन सकते हैं। उनके लिखे हुए का एक हिस्सा उठाइए, पढ़िए और अपनी भाषा में मिठास लाइए, बोलने का तरीका लाइए, सलीका लाइए। काफी कुछ बिगड़ गया है। उम्मीद करती हूँ आपको भी रवीश कुमार जी का अंदाज़े बयां कि अपनी भाषा कैसे सुधारें बहुत पसंद आया होगा। इस उम्मीद के साथ नमस्कार।